नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम पंत की काव्य यात्रा के विविध चरणों पर बात करेंगे। यानी कि पंत का काव्य जीवन कैसा रहा, उन्होंने जो कविताएं की, जो रचनाएं की, वो किससे किससे प्रभावित रही, उनकी शुरुआती कविताएं किस तरीके की थी, फिर मध्य की कैसी थी और अंतिम चरण की कविताएं कैसी रही, उन पर हम बात करेंगे। यह टॉपिक इग्नू एमएसडी कोर्स के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग एमए इन हिंदी लिटरेचर कर रहे हैं यानी कि हिंदी से एमए कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इग्नू के विद्यार्थी नहीं हैं फिर भी हिंदी से एमए कर रहे हैं और आपके कोर्स में यह टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बेसिकली इग्नू के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मिलते जुलते प्रश्न, इस टॉपिक से प्रश्न कई बार आए हैं और संभावना है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं। जब हम पंत की काव्य यात्रा के विविध चरणों पर बात करते हैं कि पंत की काव्य यात्रा कैसी रही, उन्होंने रचनाएं कैसी की, तो हम देखते हैं उनकी शुरुआती रचनाएं जो थी वो छायावाद, स्वच्छंदतावाद से प्रभावित रही हैं, यानी कि छायावादी रचनाएं। फिर उसके बाद प्रगतिवादी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद जैसा कि माना जाता है कि पंत जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं भी करेंगे। तो वैसी रचनाएं भी हमें पंत जी की देखने को मिलती हैं। जैसे छायावाद और स्वच्छंदतावादी रचनाएं जो इनकी रही हैं, उसमें पंत का प्रकृति चित्रण है, यानी कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। तो वही चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और उसके बाद नारी सौंदर्य के बारे में, प्रणय भावना, है ना, यानी कि प्रेम का वर्णन कैसा करते हैं वो, कल्पनाएं कैसी रही उनकी, कल्पना की ऊंची उड़ान, यानी कल्पनाएं किस प्रकार की करते थे, कल्पना से ओतप्रोत रचनाएं कैसी रही। प्रगतिवादी जीवन बोध तो देखेंगे ही, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले चरण में, जिसे छायावाद या स्वच्छंदतावाद आप बोलते हो। तो इसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा से संबद्ध जो इकाइयां हैं वहाँ पे हमने इसके बारे में जाना है। जयशंकर के बारे में बताया है मैंने, महादेवी वर्मा के बारे में बताया है ना। तो इस पर बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं और पंत का प्रकृति चित्रण देखते हैं कि पंत जो है किस प्रकार प्रकृति का चित्रण करते हैं। प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम और कल्पना की ऊंची उड़ान पंत के काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। छायावाद के अन्य कवियों जैसे प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा से भिन्न, यानी कि इतर, पंत का प्रकृति प्रेम एक ठोस वस्तुगत सच्चाई पर आधारित है। यह सच्चाई है इनका निजी प्राकृतिक परिवेश, कुमाऊं प्रदेश, विशेष रूप से कौसानी गांव का सुरम्य प्राकृतिक वातावरण जहां पंत पैदा हुए, इनकी काव्य प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रहा। यह प्राकृतिक परिवेश किसी अन्य छायावादी कवि को नहीं मिला है। इसका उल्लेख करते हुए पंत ने लिखा है, कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुमाऊं प्रदेश को ही है। बाल जीवन से पहले भी मुझे याद है मैं घंटों एकांत में बैठा करता था। बाल जीवन मतलब यहाँ काव्य जीवन होगा, काव्य जीवन से पहले, है ना, यानी कि कविताएं रचने से पहले ये क्या करते थे, बचपन में वहाँ प्रकृति के बीच जाके पहाड़ों पे बैठे रहा करते थे और प्रकृति को महसूस करते थे, उनका निरीक्षण करते थे और प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करते थे। प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौंदर्य, रूप और कल्पनाजीवी बनाया, वहीं दूसरी ओर जनभीरु भी बना दिया। पंत का यह साहचर्यजन प्रकृति प्रेम उनकी प्रथम रचना वीणा से लेकर लोकायतन नामक महाकाव्य तक में समान रूप से दिखाई देती है। अपने कवि जीवन के आरंभिक दौर में पंत प्रकृति सौंदर्य से इतने अभिभूत थे कि नारी सौंदर्य के आकर्षण को भी उन्होंने सक्षम न्यून माना है। और कैसे, देखिए, काव्य में लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। की जो ये प्रकृति की मृदु छाया है, प्रकृति से जो मेरी माया है, प्रेम है, इसे छोड़कर मैं तुम्हारे बालों में, तुम्हारे गालों में कैसे आँखों को उलझा के रख सकता हूँ,
क्योंकि जो ये प्रकृति की सुंदरता है वो तुम्हारी सुंदरता से ज़्यादा सुंदर है। पंत के यहाँ प्रकृति निर्जीव जड़ वस्तु नहीं होकर एक साकार और सजीव सत्ता के रूप में उपस्थित है। उसका एक एक अणु, प्रत्येक उपकरण कवि मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, यानी कि कवि को और जिज्ञासु बनाता है। संध्या, प्रातः, बादल, वर्षा, बसंत, नदी, निर्झर, भ्रमर, फूल, तितली, पक्षी, ये सभी सब कुछ उन्हें आंदोलित करते हैं। संध्या का एक चित्रण वे इस प्रकार करते हैं कि कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन। इस पूरी कविता में संध्या को एक आकर्षक युवती के रूप में मौन मंथर गति से पृथ्वी पर पदार्पण करते हुए दिखाकर कवि ने संध्या का मानवीकरण किया है। प्रकृति का यह मानवीकरण छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। चांदनी, बादल, छाया, ज्योत्सना, किरण आदि प्रकृति से संबंधित अनेक विषयों पर पंत ने स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। इनमें प्रकृति के दुर्लभ मानस चित्र प्रस्तुत करते हुए पंत की बहुत सी प्रकृति संबंधी कविताओं में उनकी जिज्ञासा भावना के साथ ही रहस्य भावना भी दिखाई देती है। प्रथम रश्मि, मौन नियंत्रण आदि जैसी बहुत सी कविताएं जो मात्र जिज्ञासा भाव की हैं, जिज्ञासा भाव ही व्यक्त करती हैं। इसके लिए प्रथम रश्मि का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ से हे बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। इसी तरह मौन निमंत्रण में भी कवि की किशोरावस्था की जिज्ञासा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। लेकिन पंत की प्रकृति से संबद्ध ऐसी बहुत सी कविताएं भी हैं जिनमें इनके गहन एवं सूक्ष्म निरीक्षण के साथ ही इनकी आध्यात्मिक मान्यताएं भी व्यक्त हुई हैं। इस दृष्टि से नौका विहार, एक तारा आदि कविताएं विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ उदाहरण के लिए संध्या का एक चित्र है, जैसे गंगा के चल जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल, है मूंद अपने मृदुदल, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, पड़ गई नील ज्यों अधरों पर, अरुणाई प्रखर शिथिर से डरा। और इसी तरीके से प्रकृति चित्रण हो गया। नारी सौंदर्य, प्रणय भावना किस प्रकार दिखाई देती है, तो इसको देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य की भांति कवि दृष्टि नारी सौंदर्य की ओर भी आकृष्ट हुई। जैसे हम शुरुआती चरणों में देखते हैं कि बाले तेरे बाल गाल में कैसे उलझा दो लोचन, तो अब वहाँ मना कर रहे होते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं और प्रकृति चित्रण से आगे बढ़कर नारी सौंदर्य, प्रणय भावना पर भी रचनाएं लिखते हैं। पल्लवी में संकलित ग्रंथ और आंसू जैसी शीर्षक कविताएं पंत के प्रेम और उनकी नारी विषयक मान्यताओं के ज्वलंत दस्तावेज हैं। ठीक है, आंसू में उन्होंने लिखा है, और इस आंसू को प्रसाद वाली आंसू से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो यहाँ पे कवि को वियोगी बताते हैं, और इस कविता में कवि ने प्रकृति के अनंत विस्तार में अपनी प्रेम जनित व्यथा को ही व्याप्त चित्रित किया है। बादल, आकाश आदि प्रकृति के तमाम उपकरण इनकी विरह वेदना को उद्दीप्त करते हैं। इस विरह स्वरूप में कल्पना की ऊंची उड़ान के कारण लौकिक प्रेम की यथार्थ भूमिका परिहार कर पंत की दृष्टि का आदर्श ही अधिक प्रस्तुत हुआ है। और आगे इस कविता में पंत ने महादेवी के स्वर में स्वर मिलाकर लिखा है। क्या लिखा है देखिए कि विरह के अश्रु यह सरस, कल्पना में है कसकती वेदना, अश्रु में जीता सिसकता गान है, शून्य अहो में सुरीले छंद है, मधुर लय का कहीं अवसान है। लेकिन यहाँ पंत की प्रमुख चिंता यह है कि हाय किसके उर में उतारूं अपने उर का भार, उर में हृदय होता है, किसे अब दूं उपहार गूंथया अश्रु करोड़ों का हार। पंत की छायावादी युग की इन कविताओं में प्रणय वेदना के अनेक ऐसे चित्र मिलेंगे
जिनमें शारीरिक कामना या मांसलता की अपेक्षा मानसिक और विशुद्ध भावुकता का दर्शन होता है। नारी विषयक कविता में पंत ने नारी सौंदर्य और उनके गुणों का गान करते हुए उसे सहचरी या प्राण की संज्ञा से संबोधित करते हैं। स्वर्ण किरण जो 1947 में प्रकाशित हुई थी, इसके तक आते आते इनकी प्रेम पूर्ति अशरीरी और आध्यात्मिक रूप धारण कर लेती है। जैसे देह नहीं है परिधि प्रणय की, प्रणय दिव्य है मुक्ति हृदय की। तो इस तरीके की पंक्तियाँ लिख रहे होते हैं आगे। लेकिन अपनी युवावस्था के प्रथम चरण में रचित पंत की बहुत सी कविताएं इनकी निजी प्रेमानुभूति पर आधारित हैं। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि हाँ, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि उच्छ्वास, आंसू और ग्रंथि शीर्षक कविताएं किसी विशेष प्रेरणा स्रोत से प्रेरित हुई हैं। वस्तुतः ये तीनों कविताएं प्रसाद की आंसू की भांति प्रणय व्यथा हैं, जिनमें संयोग की काल्पनिक स्मृतियां विरह व्यथा के रूप में अत्यंत विह्वल भाव की अभिव्यक्ति हुई है। सच मिलाकर यानी कुल मिलाकर पंत की, यहाँ सच नहीं कुल होगा, कुल मिलाकर पंत की प्रणय भावना और नारी विषयक दृष्टि अन्य छायावादी कवियों की तरह सूक्ष्म और मानसिक अधिक है, जिसमें स्थूल शारीरिक आकर्षण का अभाव ही देखने को मिलता है। अब कल्पनाएं किस प्रकार की रही हैं शुरुआती चरण की, तो कल्पना की ऊंची उड़ान में क्या है देखो। प्रकृति के प्रति गहन आकर्षण और प्रणयानुभूति की तीव्रता के साथ ही छायावादी काव्य में कल्पना की ऊंची उड़ान का अपना विशेष महत्व है। चाहे प्रकृति का क्षेत्र हो या प्रणय का, छायावादी कवियों ने अपने हृदय की भावनाओं को मूर्त एवं स्पष्ट कल्पना के माध्यम से ही व्यक्त किया है। कल्पना के सहारे इन कवियों ने प्रकृति और प्रणय के सारे क्षेत्रों में अनेक जिज्ञासाएं प्रकट करते हुए नवीनतम उद्भावनाएं की हैं। इस स्वच्छंद कल्पना में जहां छायावादी काव्य को रचनात्मक बनाया, वहीं वस्तुओं और घटनाओं से जुड़े उनके अनेक संभावित रूपों का उद्घाटन भी किया और उन्हें चेतना तथा सजीव बनाया, यानी चेतन और सजीव बनाया। पंत के काव्य में कल्पना की यह भूमिका विशेष रूप से रेखांकित हुई है। इसके लिए बादल शीर्षक कविता का उदाहरण है। देखो कि सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। और जब आप अपना उत्तर लिखोगे तो ऐसे बीच बीच में गद्य डालोगे, फिर उसके बीच में पद्य डालोगे, यानी कि गद्यांश लिखोगे और उसका उदाहरण कविताओं के माध्यम से देते चलोगे तो आपको अधिकतम अंक मिलने की संभावना रहेगी। और ये मान के चलो कि कविताएं लिखनी हैं बीच बीच में। यहाँ बादल का सजीव सत्ता के रूप में अपना परिचय देता है, यानी बादल कैसे दिखाई देता है। बादल कहता है कि मैं सजीव हूँ, लेकिन आगे चलकर कवि की कल्पना के सहारे वह दिव्य रूप भी धारण कर लेता है। जैसे धीरे धीरे संशय से उठ, बढ़ अपयश से शीघ्र अक्षोर, नभ के उर में उमड़ मोह से, फैल लालसा से निशिभोर, इंद्रधनुष सी व्योम भ्रिकुट पर, लटक मौन चिंता से घोर, छाया कर दिग्भय हम छा जाते, दूत बन चारों ओर। तो इस तरीके की पंक्तियां दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं तो बादल का संशय की तरह धीरे धीरे उठना, अपयश की भांति शीघ्र चारों ओर फैल जाना, आकाश के हृदय में मोह की तरह उमड़ना, लालसा की तरह व्याप्त हो जाना, इंद्रधनुष के समान आकाश की भावों पर मौन चिंता की तरह लटकना और विप्लव की तरह आशंका आगत की तरह चारों ओर फैल जाना। कवि कल्पना के माध्यम से बादलों के रूपों को अत्यंत भाव प्रवण ढंग से प्रस्तुत किया है। छाया, संध्या, चांदनी, प्रातः आदि प्राकृतिक स्थितियों के चित्रण में भी पंत ने अपनी इसी कल्पना प्रवणता का अद्भुत परिचय दिया है। और इस विमोचन से ये बात तो स्पष्ट है कि पंत के प्रथम चरण की कविताओं में छायावाद की स्वच्छंदतावादी अंतर्धारा अधिकता में दिखाई देती है, यानी कि उसका प्रभाव अधिक रहा है। और इसी कारण इन्हें प्रसाद की भांति छायावाद का प्रतिनिधि कवि स्वीकार किया जाता है।
अब दूसरे चरण पर बढ़ते हैं तो प्रगतिवादी जीवन बोध, यानी कि जब प्रगतिवादी जीवन का बोध हुआ इनको तब इन्होंने कैसी रचनाएं प्रारंभ की। तो उसमें जब 1932 में लिखते हैं गुंजन, इसमें पंत सुंदर है बिहाग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर लिखकर छायावाद के काव्य सौंदर्य के आकर्षण का आभास दे चुके थे। लेकिन युगांत 1936 में इन्होंने बाकायदा अपने छायावादी चरण के अंत की घोषणा की और इस घोषणा के विस्तृत दस्तावेज उनके द्वारा संपादित रूपा पत्रिका का पहला अंक जो 1938 में प्रकाशित हुआ था है। इसमें छायावाद के स्थान पर प्रगतिवाद की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए इन्होंने लिखा है, कल्पना के उपवनों में विचरण करने वाले हम इस युग दृष्टि युग पर क्यों उतर आए। इस संबंध में दो शब्द कहना आवश्यक जान पड़ता है। इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जैसा उग्र आकार धारण कर लिया है, उससे प्राचीन विश्वासों के प्रति हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए हैं, यानी कि जड़ें हिल गई हैं। इस युग में कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। यदि हमें सत्य के प्रति वास्तविक उन्मुखता है तो हम युग के महान उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं कर सकते। हमारा निष्कर्ष केवल प्राचीन की शिल्पगत भंगिमाओं की नकल होना नहीं। इस कथन से स्पष्ट है कि पंत एक कवि के रूप में अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह की भावना से प्रेरित होकर प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन से जुड़ चुके थे और फिर आगे प्रगतिवादी रचनाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी युगानुकूल और प्रगतिवादिता के संकेत पंत ने 1934 से 36 में रचित कविताओं के संग्रह युगांत में ही दे दिए थे। और युगांत में क्या लिखे थे कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण हिमताप पीत मधु वात भीत तुम बीत राग चढ़ पुराचीन निष्प्राण विगत युग मृग विहग जड़ नीड़ शब्द और श्वासहीन युग अस्त व्यस्त पत्तों से तुम झरझर अनंत हो में हो विलीन। कवि इस संग्रह में छायावादी पतझड़ के बाद नई बासंती प्रकृति का आवाहन करने लगता है। पतझड़ के साथ ही विहग समूह भी उसके लिए नवयुग के स्वागतकर्ता बन जाते हैं, यानी कि नया युग का आगमन हो गया है। रात के अंधकार के बाद उषा की लालिमा में नव कोकिल का आवाहन करते हुए कवि कहते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कर्ण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन पावक पगधर आवे नूतन हो पलवित नवल मानवपन। तो इस प्रकार की कविताओं में पंत अपनी छायावादी रचना दृष्टि से विदा होने की सूचना मात्र ना देकर दत्तचित्त नए के स्वागत के लिए तमाम सारे उपकरणों को एकत्र करने में भी तत्पर हैं। युगांत में इनकी वैयक्तिकता सामाजिकता में परिवर्तित हो गई। युगवाणी में इनका काव्य साम्यवाद युग में रूपांतरित होता दिखाई देता है। युगवाणी की कविताओं में पंत ने मार्क्सवाद के इतिहास, दर्शन और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक सामाजिक विश्लेषण में पहली बार इस सच्चाई को उजागर किया है कि मानव सभ्यता का इतिहास केवल कुछ सूर्यों की कहानी, सूर्यों की कहानी, राजाओं की विजय लालसा या शूरवीरों का स्फुट विलास ना होकर साधारण जनता के कठोर श्रम का फल है। अब आगे क्या लिखते हैं देखो, साक्षी है इतिहास किया तुमने दुखों से शोषित प्रकृति विजित कर मानव ने की विश्व सभ्यता स्थापित धन्य मार्क्स। अब यहाँ मार्क्सवादी दर्शन दिखाई देता है। धन्य मार्क्स चिर तमश्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। यानी कि यहाँ देखते हैं कि अपनी जो भावनाएं हैं, अपना जो उनका सम्मान है मार्क्स के प्रति, वो प्रकट करते हैं पंत जी।
अपनी भूत दर्शन कविता में पंत ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के महत्व को स्वीकार कर राष्ट्र, जाति, आदर्श, धर्म को मानव जीवन के लिए स्वर्णपाश यानी कि सुनहला बंधन सिद्ध करते हुए मार्क्सवाद को संपूर्ण मानवता की मुक्ति का मार्ग माना है। कहता भौतिकवाद वस्तु जगत का कर तत्वान्वेषण, भौतिक नभ की एकमात्र मानव का अंतर्दर्शन, साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदार्पण, मुक्त निखिल मानवता करती मानव का अभिवंदन। लेकिन पंत ने साम्यवाद और भौतिकतावाद को अपनी सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मवादी बोध की परिधि में ही स्वीकार किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम समर्पित हो गए हैं, पूरा भक्त बन गए हैं, वैसा वाला विचार नहीं दिखाई देता। उसे संपूर्ण मानव सत्ता की प्रतिष्ठा या मानव के संपूर्ण उत्थान का एकमात्र दर्शन नहीं माना है। जैसा कि वे आगे लिखते हैं कि मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। समाजवाद और गांधीवाद यहाँ दोनों के प्रति सम्मान और समर्पण और उसके प्रति उनका भाव जो है उसे दिखाते हैं कवि यहाँ पे। फलस्वरूप अपनी अंतिम परिणति में पंत भौतिकवाद यानी जो भौतिकतावाद है के साथ गांधीवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय में जुट जाते हैं। यानी कि सिर्फ मार्क्सवादी नहीं हो जाते, सिर्फ गांधीवादी नहीं हो जाते, सिर्फ भौतिकतावादी नहीं हो जाते, यानी कि सबका समन्वय लेकर चलते हैं और संकीर्ण भौतिकतावादियों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आत्मवाद पर हंसते हो, भौतिकता का रटनाम, मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम संवार कर चाम। अब आगे देखिए तो युगवाणी में पंत ने वर्ग विभाजित सामाजिक विषमता को ध्यान में रखकर भारतीय समाज का वर्ग विश्लेषण भी किया है। इस क्रम में उन्होंने धनपति शीर्षक कविता में पूंजीवादी शोषण की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। क्या कहते हैं कि वे नृशंस हैं, वे जन के श्रमबल से शोषित, दुहरे धनी जोंक जग के भूं जिनसे शोषित, नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपार्जित, नैतिकता से भी रहते जो अतः अपरिचित। अब देखिए किस प्रकार पूंजीवाद का यहाँ विरोध है, उसका मतलब जो शोषणवादी प्रवृत्ति है उसका विरोध दिखाई देता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, जो अरविंद दर्शन या नव मानवतावाद से प्रभावित है। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर पंत की चेतना प्रत्यावर्तित होकर यानी कि वापस लौटकर अपने प्रथम चरण की चेतना से जुड़ जाती है। यानी कि जहाँ से शुरू हुए थे फिर उसी ओर लौट रहे हैं धीरे धीरे। इनके इस तीसरे चरण के विकास को आलोचकों ने स्वर्ण काव्य की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा अतिमा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, वाणी और किरण, बीड़ा जैसी काव्य कृतियाँ आती हैं। 1937 से लेकर स्वर्ण काव्य के सभी संग्रहों की प्रतिनिधि रचनाएं चिदंबरा शीर्षक से 1958 में प्रकाशित हुई। इस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में थोड़ा परिवर्तित रूप में कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन की भी गणना की जा सकती है। स्वर्ण शब्द का प्रयोग पंत ने चेतना के प्रतीक के रूप में किया, जिसका आधार इनकी आध्यात्मिक चेतना है। इस चेतना को केंद्र में रखकर अरविंद दर्शन के प्रकाश में पंत ने व्यापक समन्वय द्वारा नव मानवतावाद का प्रतिपादन अपने काव्य विकास के तीसरे चरण में करते हैं कि महर्षि अरविंद का आदर्श रहा है भौतिकतावाद और आध्यात्मिकता का समन्वय बना के चलना। जीवात्मा और जगत की एकता के साथ ही उसे ब्रह्म की कला मानकर अरविंद ने तीनों में व्याप्त एक अखंड और शाश्वत चेतना का प्रतिपादन किया और यही प्रभाव इनके ऊपर दिखाई देता है। इसके साथ ही इन्होंने भौतिकता और आध्यात्मिकता को ब्रह्म का दो परिपार्श्व यानी कि अंग माना है। किसको? भौतिकता को और आध्यात्मिकता को। ब्रह्म के दो अंग हैं और इसीलिए इनके बीच समन्वय बनाकर ही मानव का कल्याण हो सकता है, किया जा सकता है। वैसे युगांत में भी पंत का समन्वयवादी रूप देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत वे कभी गांधीवाद के मनुष्यत्व का तत्व और साम्यवाद में सामूहिक विकास की योजना देखते हैं, तो कभी संकीर्ण भौतिकवादियों पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, जो हमने पीछे देखा।
जैसे आत्मवाद पर हंसते हो, भौतिकता का रटनाम, मानवता की मूर्ति गढ़ोगे, क्या सवार कर चाम। पीछे इसको देखा था हमने। लेकिन अरविंद दर्शन के प्रभाव में आने के बाद पंत को भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय का एक ठोस आधार प्राप्त हो गया। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल में अत्यंत तन्मयता के साथ पंत इस दिशा में सक्रिय हुए। युगवाणी और ग्राम्या में भी इन्होंने भौतिकवाद का निषेध करते हुए आत्म सत्य और वस्तु सत्य के समन्वय पर बल दिया है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उस कालखंड की रचनाओं में भौतिक सत्य का ही प्राधान्य है और स्वर्ण काव्य युग में वस्तु सत्य के आत्म सत्य की ओर, मतलब वस्तु सत्य से आत्म सत्य, यानी कि वस्तु की सत्यता भौतिकवाद से आत्मा की सत्यता की ओर, ब्रह्म के अंतर्मन की ओर झुकते हुए यहाँ पंत दिखाई देते हैं कि सामाजिक जीवन से कहीं महत अंतर्मन, बृहद विश्व इतिहास, चेतना, गीता, किंतु चिंतन। लेकिन अपने इस तीसरे चरण के आरंभिक दौर में भी वे कवि के भूतवाद या संसार के भौतिक पक्ष की नितांत उपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे वही सत्य कर सकता मानव जीवन का परिचालन, भूतवाद हो जिसका रजतन, प्राणिवाद जिसका मन, और अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिंतन। और यहाँ तन, मन और हृदय के समन्वय की महत्ता पर बल अवश्य दिया गया, लेकिन इस कार्य को चित्त की निर्मलता पर छोड़कर उसके कारण उपायों से पल्ला झाड़ लिया गया है। इसलिए कवि का यह मत भविष्य की किसी काल्पनिक संभावनाओं पर आश्रित हो जाता है। जैसे कि क्या नहीं कोई कहीं ऐसा अमृत धन जो धरा पर बरसा भर दे भव्य जीवन। अब कल्पना ही है, देखिए यहाँ पे, जाति वर्गों से निरपेक्ष जन अमर प्रीति प्रतीति में बंध, पूर्ण जीवन करे यापन और धरा के हो ज्योति पावन। अपने स्वर्ण काव्य में पंत जी ने कुछ सामाजिक समस्याओं को भी लिया है, जैसे जिसमें पतिता परित्यक्ता नारी विषय कविताएं उल्लेखनीय। जैसे पतिता शीर्षक की कविता इनकी है। इसमें लिखते हैं कि क्रूर लुटेरे कर गए बहू को नीच कलंकित, लुटा कर धरा भी टूटा शीश हिला, रोते सब परिजन, लेकिन बहू का पति केवल उसे प्रेम ग्रहण करता हुआ कहता, मन से होते मनुज कलंकित, रज की देह सदा से कलुषित, प्रेम पतित पावन है, तुमको रहने दूंगा मैं न कलंकिता। तो इस तरीके की रचनाएं यहाँ पे देखती हैं। एक व्यक्ति के ऐसा करने मात्र से नारी की मुक्ति समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इस प्रकार परित्यक्ता के संदर्भ में दाम्पत्य जीवन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं वो कि पति पत्नी का परित्याग ही तो नहीं मात्र परिणय का पावन, यानी कि सिर्फ त्याग ही परिणय का पावन, यानी कि उसका धाम नहीं है। काम विरत रह दिव्य जीवन, भोग मात्र का परिणय साधन, पंकित जीवन में पंकज सी शोभित आप रहे से ऊपर। और इससे स्पष्ट है कि अंतर चेतना से प्रेरित पंत का स्वर्ण काव्य किस रूप में अपने लोक मंगल के दायित्व को पूरा करता है। प्रेम एक भावना मात्र ना होकर सामाजिक व्यवहार भी है, जिसे विवाह संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन विवाह संस्था काम को आदर्श और परिणय, यानी कि विवाह को भोग मात्र का साधन मानने पंत की यह अवधारणा ऊंचाई की ओर की आकांक्षा ही कही जा सकती है। यानी कि ये जो काम का आदर्श है और परिणय की भावना है और जो भोग है विवाहिक जीवन में, सिर्फ इसी को ही साधन मान लिया जाए, विवाह का उद्देश्य मान लिया जाए, ये भी सही नहीं है। कामायनी में प्रसाद ने प्रेम के लगभग इसी स्वरूप को व्यक्त किया है। जैसे प्रसाद के यहाँ भी हम देखते हैं कि तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या धरा सुनो, जीवन जलधि रहे चिर, चुंबित मेरे क्षुद्र उर बनो। यहाँ पर भूल से कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, और इसका कोई महत्व नहीं है। तुम मुझे सुंदर लगती हो और मैं तुम्हें सुंदर लगता हूँ, इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार सौंदर्य को प्रेम का विशिष्ट गुण मान लेना उसे सामाजिकता से परे, सामाजिक नैतिकता से परे सिद्ध करता है।
प्रसाद की इसी मान्यता से प्रेम मूल रूप से इड़ा से था, किंतु श्रद्धा इड़ा जो उसकी पत्नी के समान है उसे ही अपने प्रेमास्पद के आदर्श के रूप में स्वीकारना चाहता। इस स्थिति को देखकर कुछ आलोचकों ने पंत पर अमानवीयता का आरोप लगाया है कि अपने ऊपर अमानवीयता के आक्षेप का उत्तर देते हुए स्वर्णधूल में वो लिखते हैं कि आरती ही नहीं बल्कि मैं हूँ ग्रामीण हृदय के भीतर। लेकिन वास्तविक विडंबना यह है कि अपने स्वर्ण काव्य तथा कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक पंत निरंतर चेत कर भी 2 जून की रोटी ना जुटा पाने वाली ग्रामीण जनता के उद्धार का कोई कारगर उपाय प्रस्तुत ना कर सके, यानी कि ग्रामीणों के प्रति वैसी रचनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार हमने इनके बारे में पूरा ओवरऑल देखा, पंत की काव्य यात्रा हमने समझी, और इससे जो प्रश्न आते हैं मैं उसको आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ किस तरीके के प्रश्न आए हैं। आप चाहें तो उत्तर लेखन का अभ्यास भी यहाँ से कर सकते हैं। MST2 का एक लॉन्ग वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है। अगर आपके पास टाइम है तो आप छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं उन्हें जाके पहले देख लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो वो पूरा एक वीडियो आप देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।